मल्टीमीडिया वर्चुअल क्लासेस। कल हमने एक क्लास डिस्कस की थी जिसमें हमने लेखपाल के सिलेबस के बारे में बताया था। अगर वो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो उसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। हमने बताया था कि सिलेबस जो है पेपर है वो 4 पार्ट्स में आता है। उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा होता है हिंदी का, सामान्य हिंदी। सेकंड पार्ट जीएस से रिलेटेड है। तीसरा पार्ट जो है वो मैथ्स से रिलेटेड है और उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि ग्राम समाज और ग्राम विकास। सबका जो योगदान है उसमें 25-25 है। 25-25 नंबर के चारों सेक्शंस आते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। देखिए, हिंदी नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, नॉर्मली अगर हम हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र से सभी हैं, भारत की जो भाषा है वो हिंदी है, तो अगर आप हिंदी सही से पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी में नॉर्मली अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जीएस में भी आप स्कोर कर ही सकते हैं अगर आपकी जीएस अच्छी है। तो मैथ्स है तो मैथ्स का भी सीन ये है कि अगर आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैथ्स की साइड से हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अगर आर्ट्स के हैं और मेहनत करते हैं तो आप वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट जो है वो सभी को दिक्कत करता है, वो है विलेज डेवलपमेंट। तो आज की हमारी जो क्लास है वो हम विलेज डेवलपमेंट की क्लास है और हम ये पहली क्लास ले रहे हैं। इसके बाद हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, क्लासेस डाल दिया करेंगे ग्राम विकास से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ग्राम विकास में आता क्या क्या है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है उसके कुछ सिलेबस से रिलेटेड पार्ट्स हैं, क्या उसमें पढ़ा जाएगा, किस चीज से रिलेटेड आएगा। तो ग्राम विकास में क्या आएगा, सबसे पहले तो आता है हमारी ग्रामीण जो भी खेती है, भारतीय कृषि, उसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड उसके बारे में आता है भूमि सुधार, जो भी भूमि सुधार की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में लागू है वो हमसे पूछी जाएगी। तीसरा पार्ट आएगा क्रांतियां, जो खेती के क्षेत्र में जो क्रांतियां हैं, जो भी रिवॉल्यूशंस किए गए हैं वो है। चौथा हमारे पास है जो नॉर्मली यूपी जीके जो है वो भी आ जाती है। यूपी में जो जगहों से रिलेटेड जीके है वो आ सकती है, फसलों से रिलेटेड जीके आ सकती है, जो खेती से रिलेटेड जीके है वो आ सकती है। और लास्ट जो है वो आ जाएगा योजनाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड योजनाएं हैं वो आ जाएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि देखिए लेखपाल की जो भर्ती है, जो लेखपाल की पोस्ट होती है वो ग्रामीण लेवल पर होती है। आपको गांव के क्षेत्र से जुड़ना पड़ेगा और उस क्षेत्र से जुड़ने के लिए आपको वहां की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या होता है कि जो यूपी का जो लेखपाल का एग्जाम होता है उसमें यूपी के ग्रामीण परिवेश से जो रिलेटेड सवाल हैं वो आ जाया करते हैं, तो आप वो ध्यान से करेंगे। तो आज हम पहली क्लास ले रहे हैं, तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इस क्लास में खेती का। जो हमारी भारतीय कृषि है उसका जो है वो पहला टॉपिक है हमारा। एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि। हम भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था है अधिकतर, उसमें हमारी कृषि का बहुत ज्यादा योगदान है, भारतीय कृषि का बहुत योगदान है, किसान का बहुत योगदान है हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें। तो सबसे पहले यही है, देखिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो भारत का क्षेत्रफल है, सबसे पहले 51 जो क्षेत्रफल है, 51% क्षेत्रफल वो कृषि पर डिपेंड करता है, वो कृषि के लिए काम करता है, उस पर कृषि होती है। हमारे भारत के 51% क्षेत्रफल पर कृषि होती है। जो सेकंड है, देखिए अब कृषि का योगदान कहाँ कहाँ पर है। एक तो कृषि का योगदान जो है वो राष्ट्रीय आय में ही है, जो भी आमदनी होती है किसान की वो राष्ट्रीय आय में जुड़ती है। एक योगदान है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे है, देखिए यदि कोई फसल है, जैसे चाय है वो हमारे देश में अधिक होती है, या कॉफी है वो अधिक होती है, तो उसका जो दूसरे देशों को हम भेज दिया करते हैं, बेच दिया करते हैं, तो उससे क्या होता है, इंटरनेशनली हमें योगदान मिलता है। अगर हमारे देश में वो चीज बहुत अधिक मात्रा में हो रही है और यहाँ पर इतना उसका उपभोग नहीं हो रहा है, तो उसको दूसरी कंट्रीज में भेज दिया जाता है और वहां से पैसे कमा लिए जाते हैं। तो ये योगदान है। तीसरा जो देखिए लास्ट योगदान ये है कि रोजगार जो है,
वो जो है बहुत मिलता है लोगों को। जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर होते हैं, जो खेती का काम करने वाले लोग होते हैं, पहली बात तो उन्हें रोजगार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, वो कृषि करते हैं। लेकिन वो जब करते हैं जब वो कृषि कमर्शियल बेस पे होती है, मींस पैसे कमाने की बेस पर होती है। अगर खुद के घर के लिए ही कृषि की जाती है तो वो रोजगार की श्रेणी में नहीं हम गिनेंगे। लेकिन रोजगार जो है वो कृषि दे रही है। अगर मजदूरी को भी हम देखें तो एक दिन की मजदूरी इंसान कमाता ही है, तो इस वजह से रोजगार के क्षेत्र में भी जो है वो बहुत ज्यादा योगदान है खेती का। 51% क्षेत्रफल पर जो है वो खेती हमारे भारत देश में होती है। अब हम आगे देख लेते हैं, हम आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कृषि पढ़ रहे हैं, तो हम कृषि के बारे में आगे देख लेते हैं कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कृषि। तो कृषि में क्या है, देखिए कृषि के जो टाइप्स हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। अभी हमने आपको बताया कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर जो है आप देख लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अधिकतर, यूपी तो खास करके है जो कृषि पर ही डिपेंड कर रहा है। कुछ औद्योगिक चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां को छोड़कर अधिकतर लोग यूपी में कृषि ही करते हैं। तो उस बेस पे अगर हम देखें तो ये कोई समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूपी का जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है वो कृषि से ही संबंधित है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स, जो कृषि के टाइप्स हैं। नंबर 1 जो टाइप है कृषि का वो है वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, या फिर इसे व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, कमर्शियल कल्टीवेशन। वाणिज्यिक और व्यापारिक कृषि का क्या मतलब है, जब जो खेती है वो व्यापार के पर्पज से की जाए, जब व्यक्ति जो है वो अपने खाने के लिए नहीं व्यापार के पर्पज से कृषि करे, अपनी जमीन पर जो भी फसल उगाए उसको वो व्यापार के पर्पज से उगाए और उसका व्यापार करे भविष्य में, तो उस कृषि को क्या बोला जाता है, व्यापारिक कृषि बोला जाता है। अधिकतर जो किसान हैं जिनके पास ज्यादा जमीनें होती हैं वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं, फसलें उगाते हैं और उन्हें बेच देते हैं, जिससे वो खाना जो है, जो अन्न है, जो अनाज है वो पूरे देश में सप्लाई होता है, वो वाणिज्यिक कृषि के द्वारा ही होता है। जो सेकंड टाइप की कृषि है वो है हमारी रोपण कृषि। रोपण कृषि, रोपण कृषि को कहीं कहीं पर नकदी फसल भी बोल देते हैं, नकदी खेती भी बोल देते हैं। नकदी कृषि भी बोल देते हैं। इसका क्या है, ये इसे रोपण क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो खेती की जाती है जब इसका बीज बोया जाता है तो उसे रोपा जाता है। अब वो किस प्रकार से रोपा जाता है उसके बारे में मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन नकदी कृषि के बारे में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे गन्ना हो गया, चाय हो गई या रबड़ हो गई, तो ये जो 3-4 फसलें हैं ये क्या करती हैं, ये व्यक्ति अपने घर के लिए तो उगाता नहीं है। गन्ना अगर वो उगाएगा तो उसका यूज तो घर में करेगा नहीं, चाय का इस्तेमाल भी घर में नहीं होता और रबड़ का इस्तेमाल भी घर में नहीं होता। तो क्या होता है, जब इसको बेचते हैं तो नकदी प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नकदी फसल बोला जाता है। और गन्ना तो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल में आता है, तो ये तो आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। तीसरा टाइप जो है खेती का वो है झूम कृषि, झूम कृषि, इसको स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं, स्थानांतरण कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, शिफ्ट करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करना। किस प्रकार से शिफ्ट होता है, देखिए यदि कोई खेत है, सपोज ये खेत नहीं, मान लीजिए कोई जमीन है, उस जमीन में क्या करते हैं, हम खेती कर लेते हैं। कोई भी जाएगा और उस जमीन में क्या करेगा, अगर वन लगे हुए हैं, वन का एरिया है, तो उसमें वनों को जला देगा और उसमें खेती करनी शुरू कर देगा। खेती हो गई, 4-5 साल वहां पर खेती कर ली, लेकिन एक समय आता है जब प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, फसलें कम होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो इस क्षेत्र को छोड़ देता है और वो किस क्षेत्र में चले जाते हैं, लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां पर जाकर खेती करते हैं। 5 साल वहां पर करते हैं, फिर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, फिर 5 साल वहां पर करते हैं, फिर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, फिर 5 साल वहां पर करते हैं, फिर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है। तो
उस कृषि को हम बोलते हैं झूम कृषि। अब वो कहाँ पर होता है? अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहां पर जनजातियां निवास करती हैं। जहां पर जनजातियां निवास करती हैं उस क्षेत्र में क्या होती है? झूम कृषि होती है। वो क्या करते हैं? एक जमीन का हिस्सा होता है, उसे ढूंढते हैं, वनों को जला देते हैं और वहां पर खेती करते हैं। अब क्या हुआ देखिए, 5 साल यहाँ की, 5 यहाँ की, 5 यहाँ पर की, 5 यहाँ पर की और 5 यहाँ पर की। जब सबसे पहले यहाँ पर खेती की और खेती करने के बाद इस स्थान को छोड़ा तो वापस इसमें आए 5 साल, फिर 5, फिर 5, फिर 5, मतलब 20 साल हो गए। 20 साल के बाद वापस इस स्थान पर आएंगे, वन होंगे लगे हुए, उन्हें जलाया जाएगा और फिर से वहां पर खेती की जाएगी। तो वो उसी जमीन को क्या करते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं, रोटेशन होता रहता है। कल्टीवेशन वही होगा लेकिन स्थानांतरण होकर होगा, मतलब शिफ्ट होता रहेगा। एक समय पे करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे 5 साल के बाद दूसरी जगह। इस तरीके से स्थान परिवर्तन के साथ जो खेती की जाती है उसे झूम खेती बोलते हैं। और ये नॉर्मली तो नहीं हो सकती क्योंकि जमीन पर अपनी कोई नहीं करने देता है, लेकिन वनों में हो जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां हो जाती है, जहां पर जनजातियां निवास करती है वहां हो जाती है, जहां पर आदिवासी लोग निवास करते हैं वहां हो सकती है इजीली। नेक्स्ट है हमारी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि या इसको संयुक्त कृषि भी कहते हैं। संयुक्त कृषि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको संयुक्त कृषि? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक फसल नहीं बोई जाएगी, एक फसल के साथ अन्य कई फसलें वहां पर बोई जाती हैं। जैसे क्या होता है कि गेहूं अगर कहीं पर लगा हुआ है तो उसमें क्या कर देंगे, बीच में सरसों लगा देंगे, या फिर साइड किसी खेत है उसमें कोई फसल है उसके चारों तरफ कोई अन्य फसल लगा देंगे, तो उसको मिश्रित कृषि में गिना जाता है। तो ये हमारी 4 टाइप की हो गई, वाणिज्यिक, रोपण, झूम और मिश्रित। अब हम और देख लेते हैं, कुछ पार्ट्स इसके बचे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा आता है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या है? देखिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें कम पानी की जरूरत होती है, या फिर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उन स्थानों पर जो खेती की जाती है उसे शुष्क कृषि कहते हैं। ऐसी दूसरी ठीक इसके उल्टी है नम कृषि। कुछ फसलें ऐसी जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, या फिर कुछ स्थान जहां पर अधिक वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो उनमें क्या होता है, पेड़ों को नमी जो मिलती है उस हिसाब से वो पेड़ अपने आप को, वो फसल जो है वो अपने आप को ढालना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से जो खेती होगी अधिक वर्षा वाले स्थान पर उसे नम बोलेंगे, और जो कम वर्षा वाले स्थान पर होगी उसे शुष्क कृषि बोलेंगे। ये हमारे कुछ कृषि के यानी कि खेती के टाइप्स थे। अब हम आगे देख लेते हैं, कुछ पालन है जो आ जाते हैं, कल्चर्स हैं वो आ जाते हैं। हम पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम रिवॉल्यूशंस पढ़ लेंगे। तो ये एक ही क्लास में बहुत कुछ जो है वो जरूरी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ देते हैं। कृषि की कुछ इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ कल्चर्स हैं जो अभी तक आपने कहीं देखे भी होंगे, बहुत से कल्चर्स हैं जो एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं, इनसे सवाल आ जाता है, इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से कल्चर किससे रिलेटेड है। देखिए, फर्स्ट कल्चर आता है हमारा एपीकल्चर। ये पेपर में भी इसी नाम से आएगा और हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होता है। देखिए, एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? एपीकल्चर रिलेटेड है मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से, जो मधुमक्खी पालन से संबंधित जो कृषि विधि है, जो कल्चर है, उसे हम बोलते हैं एपीकल्चर। सेकंड हमारा है सेरीकल्चर। इसको हिंदी में भी हम सेरीकल्चर ही लिखेंगे। ये हमारा संबंधित है सिल्क से, यानी कि रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन से संबंधित है। थर्ड हमारा है वर्मी कल्चर। हिंदी में भी इसको वर्मी कल्चर ही बोलेंगे, मैं लिख नहीं रही हूं। वर्मी कल्चर संबंधित है केंचुआ से, केंचुआ उत्पादन से। नेक्स्ट है फ्लोरीकल्चर।
नाम में ही आ रहा है फ्लोरी, फ्लोरी मीन्स फूल, तो फूलों के उत्पादन से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। इसके बाद है हमारा विटिकल्चर। विटिकल्चर संबंधित है अंगूरों के उत्पादन से, अंगूर उत्पादन। नेक्स्ट हमारा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है वो संबंधित है मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य उत्पादन। कितने हुए अभी तक? 6 हो गए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरिकल्चर जो है वो रेशम से संबंधित है। वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से। विटिकल्चर जो है वो अंगूरों के उत्पादन से, विटिकल्चर है सॉरी। पीसी कल्चर जो है वो मत्स्य उत्पादन से। तो ये 6 हो गए। अभी हम आगे के देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर संबंधित है फलों के उत्पादन से। पोमोकल्चर संबंधित है किससे? फलों के उत्पादन से। इसके बाद है ओलेरी कल्चर। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर जो संबंधित है वो है सब्जी उत्पादन से, सब्जियों के प्रोडक्शन से। और लास्ट हमारा बचता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमारा संबंधित है बागवानी से। कुछ हमारे कल्चर्स हो गए। ये भी पेपर में बहुत अधिक मात्रा में पूछ लिए जाते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप ध्यान से रखेंगे। पोमोकल्चर फलों से है, ओलेरीकल्चर सब्जियों से है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से है और फ्लोरिकल्चर था हमारा फूलों से। तो ये रिलेटेड हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। इसके बाद कुछ रिवॉल्यूशंस हैं, कृषि की क्रांतियां हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने सुना होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति वगैरह, तो वही हम उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्रांति से संबंधित सवाल भी बहुत आते हैं एग्जाम में, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। कुछ नई नई क्रांतियां हैं जो हमें पता भी नहीं होती, मेन नहीं है इतनी, लेकिन पूछ ली जाती है, तो वो हमें उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कृषि की क्रांतियां, रिवॉल्यूशंस। सबसे पहले सबसे बड़ी क्रांति जो कृषि में हुई थी, कृषि के क्षेत्र में, वो थी हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये जो थी ये संबंधित थी खेती से, मतलब जो खाद्यान्न है, गेहूं, चावल, उनसे संबंधित थी, खाद्यान्न से संबंधित थी। और इस खेती से जो फायदा हुआ, सबसे ज्यादा जो फसल जो है वो ज्यादा होगी, वो फसल जो होगी वो गेहूं की फसल होगी। तो ये पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, किस फसल के उत्पादन पर पड़ा था, तो गेहूं के उत्पादन पे पड़ा था। इसके अलावा यदि हमसे क्वेश्चन अधिकतर पेपर में पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनली जो है वो किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो इंटरनेशनली किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, नॉर्मन बोरलॉग ने। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसको जो स्टार्ट किया था वो किया था डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन 1967 के आसपास जो है वो ये शुरू हुआ था। तो ये है खाद्यान्न से रिलेटेड है। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो इंटरनेशनली उन्होंने शुरू की है, और इंडिया में जो शुरू की है वो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने की है। सेकंड जो हमारी कृषि आती है वो श्वेत क्रांति आती है। श्वेत जैसे कि व्हाइट कलर से संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित आएगा। मिल्क प्रोडक्ट ने शुरुआत इसकी की थी वर्गीस कुरियन ने, डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
इसके अलावा एक सवाल और पूछ लिया जाता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ये एक बार जो सवाल है ये आ गया था एग्जाम में, आया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो भी श्वेत क्रांति से यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड का जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो ये आ जाता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी शुरुआत की थी। और शुरू कब किया था, 1970 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखें ध्यान से। किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट क्रांति से, सॉरी व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति से। और शुरू किसने किया था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू किया था 1970 में। आगे अब हम देख लेते हैं, ये दो हो गई हैं, अब छोटी छोटी हैं ज्यादा, अब फटाफट कर लेते हैं, बस थोड़ी सी और बची है। देखिए जरूरी है क्योंकि पेपर में जो है वो क्या पूछ लिया जाए, क्योंकि हरित और श्वेत क्रांति जो भी इम्पोर्टेंट है, बड़ी बड़ी क्रांतियां हैं, उनके बारे में अधिकतर आ चुका है और सभी लोगों को लगभग पता ही है। तो कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ लेते हैं कोई और क्रांति भी अलग से। देखिए हमने दो पढ़ी, अब हम शुरू कर देते हैं। थर्ड है हमारी लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। ये संबंधित है एक तो टमाटर से और उसके साथ साथ मांस से भी संबंधित है। तो अगर पेपर में आए कि मांस से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी है, तो लाल है। चौथी है हमारी गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है वो संबंधित है झींगा उत्पादन से, प्रॉन्स जिसे कहते हैं, और प्याज से। प्याज से भी गुलाबी ही है और झींगे से भी गुलाबी है। नेक्स्ट है हमारी नीली क्रांति। तो नीली क्रांति हमारी संबंधित है मछली उत्पादन से, मछली से है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन, तिलहन से संबंधित है, दालों से संबंधित है, केसर से भी संबंधित है पीली क्रांति। तो ये तीन चीजें हैं हमें याद रखनी है, तिलहन, दाल और केसर। नेक्स्ट 7th है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति हमारी संबंधित है जूट उत्पादन से। कभी कभी एग्जाम में सुनहरी फाइबर क्रांति भी आ जाती है, तो सुनहरी फाइबर क्रांति भी जूट से ही संबंधित होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति संबंधित आलू उत्पादन से है। इसके अलावा काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजों के उत्पादन से है, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम उत्पादन। इसके बाद नेक्स्ट ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति हमारी संबंधित है उर्वरक यानी कि खाद, खाद उत्पादन से। इसके बाद हमारी है रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन संबंधित है अंडा उत्पादन से। तो ये कुछ हो गई, लाल हो गई टमाटर और मांस, गुलाबी झींगा और प्याज से है, नीली है मछली से, पीली है तिलहन, दाल और केसर से, सुनहरी क्रांति जूट से, गोल क्रांति आलू से, काली क्रांति पेट्रोलियम से, ग्रे क्रांति उर्वरक से और रजत क्रांति अंडे से। इसके अलावा कोई बची है क्या, नहीं, इसके अलावा सब हो चुकी हैं, सारी क्रांतियां कंप्लीट हो गई हैं। तो ये कुछ मेन है, इन्हीं से आएगा, इसके आगे से कुछ नहीं आएगा। जो आज की हमारी क्लास है उसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, एक हमने क्रांतियों के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हमने जो पशुपालन की विधियां थी, जो भी कृषि की विधियां थी जैसे सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, उसके बारे में डिस्कस किया, और कृषि के पार्ट्स के बारे में जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया। बाकी यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस डेली बेसिस पर आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।